Hello everyone. After completing our fourth chapter, now ready with your chapter number 5 of 8th class science, that is coal and petroleum. Okay? बेटा कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी आपने करनी है, एक्टिविटी 5.1. इस एक्टिविटी में आपने लिस्ट बनानी है वेरियस मटेरियल्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा जिनकी आप लिस्ट बना रहे हो उनको आपने 2 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है. वन इज़ नेचुरल एंड अदर इज़ मैन मेड. फॉर एग्जांपल जैसे आप डेली लाइफ में वाटर का यूज़ कर रहे हो, एयर फॉर ब्रीदिंग, देन फूड, सीरियल्स, देन इक्विपमेंट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, देन आयरन एंड सो मैनी अदर थिंग्स. तो आपने इनको क्लासीफाई करना है एज नेचुरल एंड मैन मेड मटीरियल्स. तो जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाए तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप दोगे, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? ऑब्वियस येस, क्योंकि बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, आप भी जानते हो सभी, these are not man made, so they are called natural resources. What are natural resources? Things which obtained from nature, they are called natural resources. Okay? अब यहाँ पे बूजा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल जो भी है उसको हम हमेशा फॉर एवर यानी हमेशा के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग ला सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं? ये बूझे का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? ये आप बच्चों से मेरा क्वेश्चन है कि एयर, वाटर और सॉइल कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? ख़त्म हो जाएंगे ये? We have already studied about water in class 7th. Okay? तो water a limitless resource. तो आपको वाटर साइकिल ध्यान में लाना है. वाटर साइकिल का मतलब ये है कि वाटर का जो लॉस होता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वापस हमें कंडेंसेशन के थ्रू वो मिल जाता है. इसलिए हम वाटर को लिमिटलेस रिसोर्स में डाल सकते हैं. लेकिन यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है बच्चे कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारे पास बहुत कम है, नियर अबाउट 2%. और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है. बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता. तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स. इसलिए बेटा अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेचर में रिसोर्सेज को हम 2 काइंड्स में डिफ्रेंशिएट या क्लासीफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले. ठीक है, जैसे सनलाइट एंड एयर. ऐसे सोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में. ठीक है, और हम उनको फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, तो दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. इसके अलावा सेकेंड काइंड है जो नेचुरल रिसोर्सेज की, दैट इज़ एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल का मतलब लिमिटेड. ओके, जो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब अगर हम इनकी बात करें तो देखो आप पिछले कुछ सालों में कितने फॉरेस्ट जो हैं वो डीप फॉरेस्टेशन के कारण ख़त्म हो गए, है ना.
हम लोग अपनी ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जिस रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारी नीड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके हिसाब से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम यहाँ पे बात करें ज़रा एक्टिविटी 5.2 की, क्या दिया है इसमें बोला गया कुछ कंटेनर्स ले लो, ठीक है, फिर उनको पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज से भर दो, फिर स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो इन द ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, ठीक है, मतलब एक एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स हों। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब हर एक ग्रुप के आगे फिर से 3 सब ग्रुप्स बना लो कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स, क्योंकि 7 स्टूडेंट है ना ईच ग्रुप में, तो एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके 3 सब ग्रुप्स बनाने हैं, तो 1, 2 और 4 की रेशियो में जो स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएंगे। लेबल देम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में देखो 1 स्टूडेंट है, सेकेंड जनरेशन में 2 है और थर्ड जनरेशन में आपके हैं 4 स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, दी सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, ये जो सब ग्रुप्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर्स। ओके, एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन्स हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, उनमें 2 और 4 है ना स्टूडेंट्स, तो दे हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स सेकेंड और थर्ड जनरेशन में। ओके बेटा, देन पुट 1 फुल कंटेनर ऑफ ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। आप एक टेबल पे 1 फुल कंटेनर रख लो हर एक ग्रुप के लिए। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स। सबसे पहले आपने फर्स्ट जनरेशन जिसमें एक एक स्टूडेंट्स है उनको कहना है कि आपने ईटेबल्स कंज्यूम करने हैं। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। अब होगा क्या, इफ़ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आई, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ने कंज्यूम किया उसको जिसमें ओनली 1 स्टूडेंट था। उसके बाद सेकंड जो जनरेशन आई उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 2 थे हर ग्रुप में, तो जो फर्स्ट जनरेशन ने उनके लिए छोड़ा वो उन्होंने ले लिया। आफ्टर दैट जो थर्ड जनरेशन थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स थे, अगर उनके लिए कुछ बचा होगा तो वो कंज्यूम करेंगे। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. अब आपने ये देखना है कि जो 4 स्टूडेंट्स थे थर्ड जनरेशन में हर ग्रुप में, क्या फाइनली उन सबको ईटेबल्स मिले या नहीं मिले, ये ऑब्जर्व करना है। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। इसके बाद भी आपने कंटेनर्स में ये भी देखना है कि उसमें कुछ बचा है फॉर फर्दर यूज़। Now assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. तो बेटा आपने assume करना है कि जो आपको eatables दिए गए थे कंटेनर में वो क्या हैं, वो हमारे exhaustible natural resources हैं, जैसे कि coal, petroleum या फिर natural gas। ठीक है, eatables को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। नाउ ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट जनरेशन में डिफरेंट है कंजप्शन पैटर्न, सेकंड में डिफरेंट है, थर्ड में डिफरेंट है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या वो इतने लालची थे? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशंस, वो दूसरी जनरेशन्स के बारे में सोचते थे, एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, उनके लिए भी छोड़ते थे कुछ। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दीज वर फॉर्म्ड
from the dead remains of living organisms which are known as fossils. What we call dead remains of living organisms, क्या कहते हैं उन्हें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? प्लांट एंड एनिमल्स. अगर उनके डेड रिमेन्स हैं तो उनको हम फॉसिल्स भी बोलते हैं. तो इसलिए these are also known as fossil fuels. तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं they were formed from the dead remains of living organisms. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया. What do you mean by fossil fuels? Okay. Next देखिए 5.1 coal. You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and it black in color. Okay. बहुत हार्ड होता है, ब्लैक होता है कलर में, हार्ड स्टोन की तरह फील करते हो जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो. सो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. बहुत जगह पे कोल को यूज़ करके बेटा खाना बनाया जाता है. अंगीठी में कोयले को जलाया जाता है जिसकी हीट से कुकिंग होती है. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन. ओके, सबसे पहले इसको कहाँ यूज़ किया जाता था? रेलवे इंजन्स में, ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो और उस स्टीम से जो इंजन्स हैं उनको ऑपरेट किया जा सके. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी कोल का यूज़ होता है. कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तो दीज आर द यूजेज ऑफ कोल. व्हाट आर द यूजेज ऑफ कोल में आप इसको लिख सकते हो पॉइंट वाइज. नाउ स्टोरी ऑफ कोल. स्टोरी ऑफ कोल में वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म. ये क्वेश्चन है पहेली का कि भाई ये मिलता कहाँ से है, इसकी क्या कहानी है, कैसे बनता है ये. तो चलो भाई इसकी कहानी देख लेते हैं कोल की. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas. ठीक है, मार्शी वेटलैंड एरियाज में डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे. कब की बात है ये? अबाउट 300 million years ago. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. सॉइल के अंदर नेचुरल प्रोसेस कह लो, फ्लड आ गई या नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी कह लो आप, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डेंस फॉरेस्ट जो थे ये अंडर द सॉइल बरी हो गए, दब गए नीचे. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. और जैसे सॉइल की लेयर्स उनके ऊपर डिपॉजिट होती रहीं तो वो नीचे कंप्रेस होते रहे. ओके, और दबते चले गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जितना वो डीप गए उतना ही टेम्परेचर भी बढ़ता गया. सो अंडरलाइन दिस, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे आप. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे. बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल. ओके, उनका कोल बन गया. सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. तो उनमें मेनली कार्बन सब्सटेंस होता है. सो कोल इज़ मेड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, सो इट ऑल्सो कंटेन्स मेनली कार्बन. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. What is carbonization? It is the very slow process of conversion of dead vegetation, dead plants into coal is called carbonization. इस process को carbonization बोलते हैं कि किस तरह से dead vegetation जो है धीरे धीरे वो convert हो गई किसमें? कोल में. तो this process is known as कार्बनाइजेशन. ये आपने नोट करने हैं, क्वेश्चंस तैयार करने हैं. सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. क्योंकि पहले हमने फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन में ये बात क्लियर की है कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. तो कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ मेड अपॉन रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बना है. नाउ अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. ये देखिए 5.2 में कोल माइन का पिक्चर है आपको दी हुई एनसीईआरटी की बुक में. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas.
क्योंकि कार्बन है मेनली इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, तो जब एयर में हम इसको बर्न करेंगे कोल को, तो डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कोल इज processed in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas. What we get from coal? Okay, this is your question. तो कोल व्हेन प्रोसेस्ड, जब इसको और प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, मॉडिफाई किया जाता है, तो बेटा यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें कोल, कोल तार एंड कोल गैस के रूप में. नाउ फर्स्ट इज कोक. व्हाट इज इट? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. टफ यानी हार्ड, पोरस यानी इट हैज़ पोर्स एंड इट्स कलर इज ब्लैक. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. So what is the pure form of carbon here? Coke. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Underline this. Where is coke used? It is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या होती है? मेटल्स को मिनरल ओर से अलग करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना, और स्टील की फॉर्मेशन में कोक का यूज़ होता है. Now coal tar is a black thick liquid with an unpleasant smell, जो आपने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, स्मेल किया हुआ है, ठीक है. रोड रोलर आपने देखे हुए हैं ना, रोड बनाते हुए, जहाँ पर ये लिक्विड जो है थिक लिक्विड ब्लैक कलर का यूज़ होता है, जिसे हम कोल तार कहते हैं. Now what is coal tar? It is a mixture of about 200 substances. Very important, underline this. कोल तार 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है बेटा. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस. अब वो कौन कौन से एवरीडे लाइफ में हम इंडस्ट्री में उन्हें यूज़ करते हैं? जैसे कि सिंथेटिक डाइज में यूज़ होता है कोल तार, देन ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल्स, रूफिंग मटीरियल्स, ठीक है, नेफ्थलिन बॉल्स used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Now these days what we use instead of coal tar? Coal is an exhaustible natural resource ना बेटा, तो इसको बचाने के लिए these days हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बिटुमेन. ओके, बिटुमेन अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द roads. Now what is coal gas? It is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. यहाँ पे आप ये बॉक्स देखो बेटा. कोल गैस was used for street lighting for first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. ठीक है, लाइट के लिए हम इसे अब यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए. सबसे पहले लंदन में 1810 में, फिर न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में इसको स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था कोल गैस को. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. ठीक है, अब जो है वो एज अ सोर्स ऑफ हीट ये यूज़ होता है rather than light. Okay, now 5.2 is petroleum. पेट्रोलियम की अगर हम बात करें 5.2 में, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. अब आप लोग ये जानते हो पेट्रोल कैसे यूज़ होता है फ्यूल के रूप में? लाइट ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार्स में, है ना. तो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने इसके रेट्स हाई हुए जा रहे हैं. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. नाउ पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, जिसको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में डालते हैं. क्यों बेटा? ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. अभी हम ये भी पढ़ेंगे वाई दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल. द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा. पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब ऑयल. क्यों बेटा? क्योंकि एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? कैसे बनता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. सागर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जब उनकी डेथ हो जाती है बच्चे,
ठीक है, सी एनिमल्स की. देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. ओके, ध्यान देंगे, उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं जो आपका सागर है, सी है, उसके बॉटम में सेटल हो जाती हैं और उनके ऊपर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लेयर्स ऑफ सैंड क्ले डिपॉजिट होती जाती है. तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो डेड बॉडीज़ हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, द डेड बॉडीज ऑफ सी एनिमल्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो कि किस तरह से बनता है आपका पेट्रोलियम. जैसे कोल की हमने बात की ना, वो डेड प्लांट्स जब अंडर द सॉइल बरीड हो जाते हैं विद हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर लेयर्स डिपॉजिट हो जाती हैं उनके ऊपर, कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो कोल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. वैसे ही यहाँ पर जो सी एनिमल्स हैं वो सी के बॉटम में जब उनकी डेथ हो जाती है तो सेट हो जाते हैं वहाँ पे और उनके ऊपर सैंड क्ले की लेयर्स बनती जाती हैं. और बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलियंस ईयर्स के बाद ये जो डेड बॉडीज़ हैं सी एनिमल्स की, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बच्चे? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. तो दिस इज़ द फॉर्मेशन. Now look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. इसलिए इनकी लेयर जो है ऊपर ही पानी के फ्लोट करती रहती है. अब यहाँ बॉक्स में आपको जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया. ओके, यहाँ यूएसए में है ये. इन 1859 में सबसे पहले यहाँ पर थी ये ऑयल वेल. 8 years लेटर, इसके 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मैकम इन असम में. देन इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. ये क्वेश्चन जीके के हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने याद करना है. देन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज़ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर, मतलब बहुत गंदी स्मेल होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे के सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. इनका मिक्सचर जो है दैट इज़ नोन एज पेट्रोलियम. ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. द प्रोसेस ऑफ, देखो बेटा, ये देखो डायग्राम, देखो किस तरह से डायग्राम में आपको शो किया गया है. ये ऑयल वेल्स जो निकालते हैं जहाँ से पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को निकाला जाता है डिपॉजिट्स में से, उसका डायग्राम है ये. तो सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग. ये प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी अभी हमने बात की ना, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, पैराफिन वैक्स, तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जब पेट्रोलियम, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम में रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते हैं तो हम इसको बोल देते हैं इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो नेक्स्ट इज योर टेबल, देखिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के सारे ही जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना उनके नाम लिखे गए हैं फर्स्ट कॉलम में, और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं वेरी सिंपल उनके यूजेस लिखे हुए हैं. तो इनको जस्ट रीड आउट करो और याद करो इन्हें. ठीक है, याद करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि पेट्रोल का आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हो, है ना. घर में आप लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन आपको पता है स्टोव लैम्प्स में यूज़ होता है. ठीक है, फिर आप डीजल के भी पता है आपको, कुछ व्हीकल्स डीजल से भी चलते हैं, जनरेटर्स इलेक्ट्रिक. देन लुब्रिकेटिंग ऑयल पता है आपको, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है. पैराफिन वैक्स आपको पता है जिससे कैंडल्स बनती हैं, वैसलीन ऑइंटमेंट्स बनते हैं. बिटुमेन पता है आपको कोल तार की जगह यूज़ होता है ना रोड बनाने में, रोड सरफेसिंग करने में और पेंट्स में. तो ये टेबल आपने लर्न करना है बच्चे. इसके बाद वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज आर गिवन टेबल 5.1. नाउ मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब इनसे हमें और भी यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, जिनको हम बेटा कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स.
Okay, the chemicals which we obtained from petroleum and natural gas. What are their uses? तो उनके uses क्या हैं? तो पेट्रोकेमिकल्स जो हैं दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, ओके, जिनकी हम बात करते हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होती है बेटा? आर्टिफिशियल वूल होती है ना, ऊन के जैसे दिखने वाली होती है, नेचुरल वूल नहीं होती है, आर्टिफिशियल होती है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें पेट्रोकेमिकल से बनती हैं। नाउ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस यानी जिस चीज़ का बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास होती है और हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो उससे हमें फ़ायदा बहुत होता है, दैट इज़ वाई इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को। तो व्हाट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड, तो योर आंसर शुड बी पेट्रोलियम, ओके। नाउ नेचुरल गैस की बात करें 5.3, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बेटा, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। हम पाइप्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड एज कंपेयर नेचुरल गैस CNG बोलते हैं जिसको, एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाई प्रेशर में अगर हम नेचुरल गैस को रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं CNG, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो होती क्या है ये, रियलिटी में नेचुरल गैस है, ठीक है। और कंप्रेस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है। तो CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट इज़ द यूज ऑफ CNG, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में एज अ फ्यूल भी यूज़ होती है, क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन कम करती है बच्चे, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। So it is a cleaner fuel. Why it is a cleaner fuel? Because it creates less pollution. Now what is the great advantage of CNG? क्या है सबसे बड़ा? It can be used directly for burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes. तो such a network of pipelines का example बहुत अच्छा दिया हमारी कंट्री में। वडोदरा गुजरात में जगह है, and some parts of Delhi and other places में CNG को यूज़ किया जाता है as a fuel. Now, natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, याद रखोगे, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब यहाँ बूझो का क्वेश्चन क्या आ गया, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या हम लोग, भाई बड़ा बेचारा भोलेपन से कह रहा है यहाँ बूझो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग पेट्रोलियम को, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से। तो पहली क्या कहती है, नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैनॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो पहेली इज़ वेरी मच राइट, ये आप सब बच्चे भी जानते हो क्योंकि आपको फॉर्मेशन पता है। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड होते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमने बात की फॉरेस्ट और मिनरल्स की, कोल, पेट्रोलियम की। तो क्योंकि इन्हें डेड ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, कन्वर्ट होना है उन्हें फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। तो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑल्सो. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk of global warming, and their availability for a longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PCRA, तो आपने इसका फुल फॉर्म लर्न करना है. What is the full form of PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ओके बच्चे, एडवाइजेज पीपल, ये लोगों को सलाह देती है. क्या एडवाइस देती है ये? हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग. तो उनकी जो टिप्स हैं आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. क्या एडवाइस देती है हमें PCRA? ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलानी. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, जो आप करते हो, सभी नहीं करते तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे, रिलेटिव्स को बोलोगे, ये चीज़ समझाओगे कि ट्रैफिक लाइट्स पे इंजन को ऑन करके नहीं रखना है. ओके, नाउ इंश्योर
करेक्ट टायर प्रेशर, आपकी जो व्हीकल्स हैं उनका टायर प्रेशर अच्छा होना चाहिए। अगर टायर प्रेशर कम हुआ तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी है। तो बेटा अब ये कीवर्ड्स हैं आपके, कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सबकी डेफिनेशंस मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं और आपने उनको नोट भी करना है। मेरी आवाज़ को सुनने के साथ साथ उनको नोट भी करते जाना है। अगर फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है फिर से वीडियो को प्ले करो, मैंने कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है बच्चे। और रिकैप्चुलेशन के लिए व्हाट यू हैव लर्नड, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ इन पॉइंट्स को रीड ज़रूर कीजिए, एक तरह से ये आपका रिवीजन हो जाता है चैप्टर का। आई होप यू ऑल enjoyed a lot. Wait for NCERT solutions of your 8th class science. Till then, have a nice day.